माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन लगा करके प्यारे बच्चों आप लोग पढ़ाई में लगे होंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला है। तो जितने भी सारे बच्चे अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आप लोग आज ज्यादा से ज्यादा हो सके प्यारे बच्चों शेयर करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आज आप लोग क्लास को शेयर करिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में ना एकदम विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार के मिट्टी किस एरिया में पाए जाते हैं, किधर कौन सा मिट्टी पाया जाता है। ये सब कुछ प्यारे बच्चों हम आपको एकदम विस्तार से बताएंगे। तो चलिए फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। एकदम जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से क्लास को शेयर करिए, ताकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा आपको बेहतरीन लगे। सारे बच्चे जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। हम तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में हम जैसे ही भेजते हैं आपको चाहिए कि क्लास में जुड़ जाएं। और आज सेकंड लास्ट है, ये जो प्राकृतिक संसाधन है ना, नेचुरल रिसोर्सेस, जो अपना ये चैप्टर है, इसका आज प्यारे बच्चों अंतिम से एक क्लास पीछे वाला क्लास है, यानी कि अगली क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आज सैटरडे यानी कल संडे, सोमवार के दिन प्यारे बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है ना। हाँ, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, खामोशी में अपनी मेहनत छिपा लो, खामोशी में अपनी मेहनत छिपा लो, जो देते हैं तुम्हें ताने। खामोशी में अपनी मेहनत छुपा लो, जो देते हैं ताने उन्हें अपनी मजबूती बना लो। मौका हर बार नहीं मिलता, इस बार मिला है तो अपनी जान लगा दो। तो प्यारे बच्चों, इस बार ना आपको मौका मिला है तो क्यों ना इसमें जान लगा दिया जाए। ठीक है ना, मेहनत करने का मौका एक बार मिलता है। ठीक है ना, मेहनत करने का मौका एक बार मिलता है। अगर एक बार जम करके मेहनत कर लिया जाए तो फिर सफलता आपके कदमों के नीचे होंगी भाई साहब, समझ गए ना। एक बार सिर्फ मेहनत कर दीजिए जम के, आपको फिर जिंदगी भर ना आराम ही करना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए। आज 5वां क्लास है संसाधन चैप्टर का, और खंड का अगर बात करें तो खंड का दूसरा क्लास है। पहला चैप्टर का खंड का प्राकृतिक संसाधन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक बार ना पहले जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। जल्दी से सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक करिए। तो जितने भी सारे अभी हमारे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, जल्दी से बच्चों एक बार क्लास को आप लोग लाइक करिए और शेयर भी कर दीजिए। जो बच्चे ऑलरेडी लाइक कर चुके हैं ना, एक बार आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, या फिर अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। जहां पर भी आपको मौका लगे आप लोग क्या करिए, जबरदस्त तरीके से शेयर करिए। ठीक है ना। हाँ, शेयर करिए जल्दी जल्दी से। और चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग सीधे चलते हैं वहां। अच्छा, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे मिट्टी के बारे में, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। सारे बच्चे जरा एक बार कमेंट करके बताएंगे। प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग ना कमेंट करके बताइए, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। फटाफट से ना आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। पिछले क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे मिट्टी के बारे में ही, ठीक है ना। पिछले क्लास में हम आपको मिट्टी के बारे में ही बताए थे कि जो मिट्टी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। जिसमें पहला होता है जलोढ़ मिट्टी। इसको प्यारे बच्चों दोमट मिट्टी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दोमट मिट्टी भी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद काली मिट्टी है, उसके बाद लाल और पीली मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ये 6 प्रकार की जो मिट्टी है हमें 10वीं क्लास में पढ़ना है, और इसके बारे में ना आज हम एकदम विस्तार से चर्चा करेंगे। एकदम विस्तार से बारीकी से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार के मिट्टी का उपयोग कहां पर किया जाता है। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चे शुभम कुमार हैं जिनका कमेंट आ रहा है कि सर जी, हम जो अपना नोट्स बनाएं वो वह अपने से बनाएं या फिर टारगेट बोर्ड वाला नोट्स को देख करके एकदम उसका फोटोकॉपी जैसा नोट्स बनाएं। देखिए प्यारे बच्चों, टारगेट बोर्ड वाले नोट्स से ना आप पढ़ लीजिए सिर्फ। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद सेल्फ यानी कि खुद से प्यारे बच्चों खुद से लिखने का प्रयास करिए। हम आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन को ना परीक्षा आते आते कम से कम प्यारे बच्चों आप लोग 10 बार लिख लीजिए। ठीक है ना, इतना ज्यादा लिखिए, इतना ज्यादा लिखिए कि आपका जो कलम है वो भी कहे कि एक ही चीज को कितना बार लिखवाओगे, और दिमाग तो कहेगा कि एक ही चीज को और कितना बार लिखवाओगे, एकदम फिट हो गया है अब नहीं चाहिए। अभ्यास जरूरी है।
रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना लिखो कि परीक्षा तक ना प्रैक्टिस बन जाए आपका, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आप लोग लिखने से हड़बड़ाइए मत। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि लिखने से बहुत ज्यादा हड़बड़ाते हैं। लिखने का जहां नौबत आया, लगता है कि अरे यार पूरा एकदम 7 पहाड़ टूट गया है उनके शरीर के ऊपर, ठीक है ना, इतना दर्द होता है उनको। तो लिखने से मत घबराइए। हम आपको बार बार कहते हैं, हर एक क्लास में कहते हैं, अगर आप लिखने से चूक गए तो फिर आपका जिंदगी बेकार हो गया, फिर आप टॉपर नहीं बन पाएंगे। फिर जो आप एक सपना देख रहे हैं ना कि हमारा नाम टेलीविजन पर आएगा, हमारा नाम पेपर में छपेगा, हम टॉपर बनेंगे, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप टॉपर बनने का अगर सपना देखते हैं तो लिखने का प्रैक्टिस शुरू करिए। लिखने का प्रैक्टिस हो गया, फिर टॉपर बनने का सपना आपका पूरा होगा, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। समझ गए ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग इसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसके पहले प्यारे बच्चों हम बता दें कि जो बच्चे अभी तक टॉपर बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं, जो बच्चे अभी तक इस टॉपर बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो फटाफट से आप लोग टॉपर बैच में जरूर ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि ये टॉपर बैच आप लोगों को वो तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है जो कि आप लोगों को ना टॉपर बनाने के लिए पर्याप्त है। कहा जाता है कि अगर किसी भी काम को अगर साल भर लगातार मन से कर लीजिए तो फिर उसमें आपको सफलता हासिल हो जाती है। और हम प्यारे बच्चों इस टॉपर बैच के अंतर्गत पूरे साल भर हम आपको एकदम कंसंट्रेट होकर के पढ़ा रहे हैं, एकदम एकदम एकाग्रचित होकर के पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। एकदम कंसंट्रेट होकर के, एकाग्रचित होकर के हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो फिर प्यारे बच्चों देर किस बात की, आपको टॉपर का हैंड नोट्स हम दे रहे हैं, किस तरीके से लिखना है ये आपको समझ यहां से आ जाएगा, किस तरीके से लिखना है। उसके बाद स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, जो कि अपना स्टडी मटेरियल है, हमारे द्वारा तैयार किया गया टारगेट बोर्ड का। फिर आप लोगों को लाइव क्लास ये सब मिल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में हम जोड़ रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों ये सब ना आपको करना ही होगा। चलिए फटाफट से आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और सबसे पहला प्यारे बच्चों कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी है। सबसे पहला है जलोढ़ मिट्टी। तो पहले हम लोग ना जलोढ़ मिट्टी के बारे में देखते हैं। ये सबसे पहला हम लोग जलोढ़ मिट्टी से देखना शुरू करेंगे, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी से हम लोग देखना शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है ना वो भारत में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। अगर हम बात करें कि नदियों द्वारा जो मिट्टी नदी के द्वारा बहाकर लाई जाती है, ध्यान से समझिएगा, जो मिट्टी नदी के द्वारा बहा करके लाई जाती है वो वैसे मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। जो मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है ना वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। दोमट मिट्टी उसी को कहते हैं, जिसमें हल्का बालू के भी अंश मौजूद होते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में विस्तृत रूप से फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों द्वारा लाया जाने वाला, ध्यान से समझिएगा, यह जो मिट्टी है यह नदियों द्वारा लाया जाने वाला बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका से होता है। कुल मिलाकर के यह जो मिट्टी है अपना दोमट मिट्टी, जिसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ये प्यारे बच्चों नदियों के द्वारा बहा करके क्या किया जाता है, लाया जाता है। इसका रंग धुंधला से लेकर के लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। यानी इस मिट्टी का पहचानने का तरीका क्या है, यह मिट्टी कैसा होता है, तो लालिमा लिए हुए होता है, हल्का भूरे रंग का, लालिमा लिए हुए होता है हल्का भूरे रंग का। इस कलर में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। इस कलर में मिट्टी जो होता है हल्का भूरे रंग का, देख रहे हैं ना आप लोग, हल्का भूरे रंग का मिट्टी दिखाई पड़ रहा है। ये नदी के बगल में इस प्रकार का जो मिट्टी देख रहे हैं ये सब क्या है, जलोढ़ मिट्टी ही है, जिसको दोमट मिट्टी कहते हैं। इधर भी आप लोग देख रहे हैं ये सब जो मिट्टी है प्यारे बच्चों, ये सब जलोढ़ मिट्टी के ही अंतर्गत आता है, ठीक है ना। मुख्य रूप से ये वाला मिट्टी आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो इस मिट्टी का पहचानने का तरीका क्या है, लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। यहां से प्यारे बच्चों ये वाला ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ये वाला क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि भारत में जलोढ़ मिट्टी कितना प्रतिशत भागों में फैला हुआ है या फिर कितना हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। भारत में जलोढ़ मिट्टी का फैलाव कितना है, विस्तार कितना है, ये सब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये सब प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। जलोढ़ मिट्टी का फैलाव 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात, इसके अलावा जो पूर्वी तटीय मैदान है, जो पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर बसे राज्यों में ये सब मिट्टी मिलता है मुख्य रूप से। अगर आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहां मिलता है, तो आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी राजस्थान, गुजरात, पूर्व तटीय मैदान स्थित महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के तट पर बसे जो राज्य हैं वहां पर यह मिट्टी मिलता है। इस मिट्टी में मुख्यतः क्या क्या फसल होता है, ये जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें कौन कौन सा फसल होता है, गन्ना,
जिसको ईख बोलते हैं हम लोग, उसके बाद चावल, गेहूं, मकई और दलहन फसल होता है, ठीक है ना, ये सब का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर आपसे प्यारे बच्चों पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सा फसल ज्यादा होता है, आप लोग क्या कमेंट करेंगे बताइए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ मेरे प्यारे शेरों, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल ज्यादा होता है, आप क्या जवाब देंगे बताइए। जलोढ़ मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज्यादा होता है, आपका जवाब क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। 3-4 का तो नाम बताइए, लिखिए, लिखने का प्रैक्टिस, हम बार बार बोलते हैं ना, लिखने का प्रैक्टिस करो भाई, समझ गए ना, जल्दी से कमेंट करके बताइए। गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, और बता दीजिए। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, दलहन हो गया, मकई हो गया, ये सब प्यारे बच्चों होता है, ध्यान रखिएगा। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं, हम आपको क्या बताए थे, उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार कहने का मतलब क्या हुआ, उत्तरी बिहार कहने का मतलब क्या हुआ, यानी उत्तरी बिहार कहने का मतलब हुआ प्यारे बच्चों, जैसे कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, भागलपुर हो गया, खगड़िया हो गया, ये सब जो इलाका है ना बिहार का, ये सब होता है उत्तरी मैदान। अच्छा बिहार का मैप हम आपको दिखा देते हैं, शायद वहां से आपको समझ में आ जाए उत्तरी मैदान किसको बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए हम आपको बिहार का ना मैप दिखाते हैं और वहां पर बताते हैं। हाँ ये प्यारे बच्चों आप लोग देख लीजिए, ये बड़ा कैसे होगा, हाँ चलिए बहुत बढ़िया। ये प्यारे बच्चों हम आपको बड़ा करके भी दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है प्यारे बच्चों बिहार का मैप, समझ में आया ना। तो छोटा हो जाएगा क्या, हाँ छोटा तो हो जाएगा जी। नेपाल, पटना, गया, पूर्णिया, ये देखिए अपना इंडिया का मैप है ना, इधर पटना, गया, पूर्णिया, इधर रांची चला गया, ये इसको हम बड़ा करते हैं। देखिए, हाँ ये देखिए लीजिए, इधर इधर जो मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है, कटिहार है, देखिए यहाँ पर भागलपुर है, यहाँ पर भागलपुर हो गया, यहाँ पर कटिहार हो गया, यहाँ पर पूर्णिया हो गया, इधर मधेपुरा हो गया, इधर आ जाइएगा तो आपको खगड़िया कहीं पर मिल जाएगा, ठीक है ना, ये बेगूसराय, हाँ देखिए यहाँ पर खगड़िया है, ये सब जो इलाका है ना बिहार का उत्तरी मैदान वाला इलाका है, समझ गए, ये सब जो इलाका है बिहार का उत्तरी वाला इलाका है। तो ध्यान रखिएगा बिहार का जो उत्तरी मैदान होता है प्यारे बच्चों, वो ना सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि उत्तरी मैदान में जो बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी है उसको दियारा भूमि कहते हैं। ऐसे अगर आप लोग क्षेत्रीय में जाएंगे ना तो दीरा क्षेत्र भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, दीरा क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस भूमि में ना सबसे ज्यादा मकई की खेती की जाती है, मकई की। और यह जो क्षेत्र है दियारा भूमि है, जो उत्तरी बिहार का जो बालू प्रधान जलोढ़ दियारा भूमि है, इधर प्यारे बच्चों मकई की खेती के लिए यह विश्व भर में प्रसिद्ध है। यानी कि इधर इतना ज्यादा मकई का खेती होता है ना, कि मकई की खेती के लिए ना ये पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा कहां होता है, तो बताइए कहां होता है जी। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा मकई कहां होता है, तो बिहार के उत्तरी मैदान, आपको बताना है उत्तरी बिहार में, बिहार के उत्तरी भाग में। कंप्लीट है, बताइए। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, खगड़िया, यहां से कितने बच्चे हैं, जरा एक बार कमेंट करके बताइएगा तो, कितने बच्चे हैं, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, इन सभी जगहों से कितने बच्चे हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा। आपके तरफ ना मकई बहुत ज्यादा होता होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो प्यारे बच्चों जलोढ़ मृदा के बारे में आप लोग समझ गए ना, जलोढ़ मृदा के बारे में आप लोग समझ गए। मुख्य रूप से नदियों के बगल वाला इलाकों में ना जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जो नदी के बगल वाला इलाका होता है उधर जलोढ़ मृदा पाया जाता है। तो सबसे पहला मृदा जलोढ़ मृदा के बारे में हम आपको बता दिए। अब देखिए जलोढ़ मृदा का चित्र भी दिखा दिए। दूसरा जो मिट्टी होता है प्यारे बच्चों वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी का तो नाम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि करिक्का मिट्टी ले आओ उससे बाल धो लेंगे, ठीक है ना। काला वाला मिट्टी ना बचपन से ही लगाते आ रहे हैं हम लोग, काला वाला मिट्टी हम लोग बचपन से ही लगाते आ रहे हैं, क्या लगाते आ रहे हैं ना। काला वाला जो मिट्टी है वो प्यारे बच्चों हम लोग बचपन से लगाते आ रहे हैं बाल साफ करने के लिए। बाल साफ करने के लिए हम लोग लगाते हैं ना, इस प्रकार से देखिए बाल साफ करने के लिए लगाते हैं, चेहरा में भी लगाते हैं। ये काला वाला मिट्टी ना बहुत ज्यादा, लेकिन पानी बहुत सोखता है, इसमें ना बड़का बड़का दरार एकदम खुलता है। देखिए इस प्रकार से ना इसमें बड़ा बड़ा क्या होता है, दरार खुल जाता है, समझ गए। इसमें ना बड़ा बड़ा दरार खुलता है, बहुत बड़ा बड़ा। तो ये वाला ना मिट्टी के बारे में अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। काली मृदा का दूसरा नाम होता है रेगुर मृदा, ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट वीवीआई।
ऑब्जेक्टिव के लिए मोस्ट वीवीआई। काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मृदा। देखिए हम जब पढ़ाते हैं तो सब्जेक्टिव तो कंप्लीट करवा ही रहे हैं, सब्जेक्टिव के साथ साथ ना ऑब्जेक्टिव आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट होते जा रहा है। सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव आपका ऑटोमेटिक प्यारे बच्चों इधर से कंप्लीट होते जा रहा है। तो देखिए काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? रेगुर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा भी है। इस मिट्टी का रंग क्या होता है प्यारे बच्चों? काला होता है। इस मिट्टी का जो रंग है वो काला होता है, तब ना इसका नाम पड़ गया काली मिट्टी। ठीक है, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। यानी इस मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या एल्युमिनियम और लौह अयस्क पाया जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। यानी कि इस मिट्टी में कपास का फसल सबसे ज्यादा होता है। कपास का अगर आपसे पूछेगा कि कपास के फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है, तो काली मिट्टी। ठीक है ना, जिस कारण से इसे इसमें कपास की खेती सबसे बढ़िया होता है, जिस कारण से इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इस मिट्टी में ना कपास की खेती बहुत बढ़िया होता है, कपास का खेती ज्यादा होता है, जिस कारण से ही इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं। भारत में यह मिट्टी लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। यानी कि ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, कुल भारत का जो कुल भूमि है उसका 6.4 करोड़ यानी 6.4 करोड़ मतलब 6 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर भूमि पर, 6 करोड़ 40 लाख हेक्टेयर भूमि पर यह फैला हुआ है। शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह फैला हुआ है। काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के लावा प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत रूप से मिलता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः गन्ना होता है, प्याज होता है, गेहूं होता है एवं फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। आप लोगों को क्या करना है ना बच्चों, एक चार्ट बनाना है, समझ गए? इस प्रकार से ना आप लोगों को एक चार्ट बनाना है। अपने कॉपी को डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, अपने कॉपी को ना इस प्रकार से ना आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा और इधर आप लोग मिट्टी का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इधर आप लोग मिट्टी का नाम लिख लीजिएगा, मिट्टी का नाम लिख लीजिएगा। इसके अलावा कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, कितना क्षेत्र में फैला है, ये चार्ट बना लीजिएगा। पूरा देख करके कितना क्षेत्र में फैला है ये बना लीजिएगा। इसके अलावा कहां कहां यह कहां पाया जाता है, कहां यह मिट्टी, कहां यह मिट्टी पाया जाता है। ठीक है ना, पाया जाता है ये लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके अलावा कौन सा फसल उपयुक्त है, कौन सा फसल उपयुक्त है, उपयुक्त है। ठीक है ना, कौन सा फसल उपयुक्त है, ये सब बना करके ना एक चार्ट बना लीजिएगा। आपको याद करने में ना ज्यादा सुविधा होगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इधर मिट्टी का नाम लिख लीजिएगा। ठीक है ना, इधर मिट्टी का नाम, जैसे हम मान लिया जाए कि हम लिख लिए जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, हम मान लिया जाए कि लिख लिए जलोढ़ मिट्टी। ये कितना क्षेत्र में फैला हुआ है, तो अभी हम आपको बताए हैं सबसे पहले, अभी हम आपको बताए थे ना 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। तो लिख देंगे 6.4 करोड़ हेक्टेयर, 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह फैला हुआ है। ठीक है ना, अच्छा उसके बाद कहां कहां पाया जाता है, आपको हम पूरा एरिया का नाम बता दिए थे ना, कहां कहां पाया जाता है। तो ये पाया जाता है प्यारे बच्चों पूर्व तटीय मैदान, महानदी, गोदावरी नदी और कृष्णा कावेरी नदी के तट पर। तो यही चीज यहां पर लिख लीजिएगा कि पूर्व तटीय मैदान, पूर्व तटीय, ठीक है ना, पूर्व तटीय मैदान हो गया। ठीक है, उसके अलावा कावेरी नदी, कावेरी नदी के तट पर हो गया। गोदावरी नदी के तट पर लिख लीजिएगा कौन सा फसल उपयुक्त है, तो इसमें लिख लीजिएगा धान हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया। ठीक है ना, गन्ना हो गया, मक्का हो गया। इस प्रकार से ना आपको चार्ट बना लेना है और खुद से चार्ट बनाना है। जब पूरा एक बार पढ़ लेना, पूरा एक बार कंप्लीट हो जाए तो खुद से एक बार चार्ट बनाने का प्रयास करिएगा और वो चीज आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना, गोलू कुमार लिख रहे हैं कि सर हम टारगेट बोर्ड का पूरा नोट्स हैंड से लिखे हैं। बहुत बढ़िया गोलू, बहुत बढ़िया गोलू, ऐसे ही होना चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है ना, चलिए तो ये प्यारे बच्चों काली मिट्टी के बारे में हम आपको बता दिए कि काली मिट्टी में मुख्य रूप से प्याज होता है, गेहूं होता है और फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। कहां कहां पाया जाता है भाई ये मिट्टी, तो लावा प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया और तमिलनाडु में, यानी कि साउथ के एरिया में मुख्य रूप से। आंध्र प्रदेश साउथ में पड़ता है, तमिलनाडु साउथ में पड़ता है, कर्नाटक साउथ में पड़ता है। ठीक है ना, तो साउथ का जो एरिया है ना वहां पर ज्यादा ये मिट्टी यानी काली मिट्टी पाई जाती है। याद हो जाएगा, बताइए। चिकनी मिट्टी प्यारे बच्चों, काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है ना, काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसमें बालू का मात्रा बिल्कुल नहीं होता है।
काली मिट्टी में बालू का मात्रा बिल्कुल भी नहीं होता है। बताइए यहां तक सारे बच्चे को याद हो गया? कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए, यहां तक सारे बच्चे को याद हो गया? ठीक है, क्लियर है? यस सर, अगर याद हो गया तो यस सर करके बताइए ना, कमेंट करके बताइए। यहां पर आप थोड़े ना बोलेंगे हाँ सर याद हो गया, यहां तो आपका कमेंट चलता है, यहां तो आपका लिखावट चलता है। ठीक है, यस सर। अब देखिए, अब आ रहा है आपके अंदर जुनून, ठीक है ना? हाँ सर, हो रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, काली मिट्टी का चित्र आपको दिखाते हैं। कुछ इस तरीके का काली मिट्टी होता है, देखने में एकदम काला होता है, इसमें पानी सोखने का क्षमता ज्यादा होता है, इसलिए इसमें दरार भी ज्यादा खुलता है। देख रहे हैं ना कितना बड़ा बड़ा दरार ये सब खुला हुआ है। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं चेहरे पर लगाने में, बाल में लगाने में, ये सब जगह पर इसका उपयोग भी हम लोग करते हैं। चलिए, तीसरा जो मिट्टी है वह है लाल और पीली मिट्टी। ध्यान रखिएगा, मिट्टी का जो तीसरा प्रकार है वो क्या है प्यारे बच्चों? लाल एवं पीली मिट्टी। मिट्टी का तीसरा प्रकार है लाल एवं पीली मिट्टी, ध्यान रखिएगा। तो लाल एवं पीली मिट्टी, इस प्रकार की मिट्टी का विकास जो होता है वह कहां होता है? तो प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों के द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। समझ गए? यानी कि लाल और पीली मिट्टी का जो विकास हुआ है कहां हुआ है? तो ये हुआ है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्से में रवेदार आग्नेय चट्टानों के द्वारा। रवेदार आग्नेय चट्टान जब टूटा तब जाके हुआ। चट्टान भी बहुत तरह के होते हैं, अवसादी चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान होते हैं, रूपांतरित चट्टान होते हैं, लेकिन यहां पर आग्नेय चट्टान जब टूटा तब लाल और पीली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है ना? इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें लौहांश की मात्रा होती है। ये प्यारे बच्चों, लौहांश जो आप लोग देख रहे हैं ना, इसका कहने का मतलब हुआ लोहे का अंश। क्या कहने का मतलब हुआ? लोहे का अंश। ठीक है, लौहांश कहने का मतलब हुआ लोहे का अंश। यानी कि लाल और पीली मिट्टी का जो रंग लाल होता है ना, क्यों होता है भाई? लाल और पीली मिट्टी का ये क्या वीडियो क्रिएटर नाम की एक आईडी है भाई, क्या बार बार कमेंट कर रहे हो आप? जो करना है ना पूरा करो, ठीक है ना? तो इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लौहांश पाया जाता है। लौहांश बोले तो लोहे का अंश पाया जाता है, इस यानी कि इसमें आयरन का अंश पाया जाता है। इसका विस्तार भारत के कुल कृषि भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। मतलब जितना भूमि में खेती किया जाता है ना, उसका 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में लाल और पीली मिट्टी है। लाल एवं पीली मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु में पाया जाता है। यह भी साउथ एरिया में ज्यादा आपको मिलेगा। भारत का जो साउथ एरिया है ना, उधर ज्यादा मिलेगा। जैसे तमिलनाडु में लाल और पीली मिट्टी ज्यादा मिलेगा, कर्नाटक में लाल और पीली मिट्टी ज्यादा मिलेगा, आंध्र प्रदेश में लाल और पीली मिट्टी ज्यादा मिलेगा, गोवा हो गया, उड़ीसा हो गया, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र हो गया, छोटा नागपुर का पठार हो गया, मेघालय पठार क्षेत्रों में यह मिट्टी विस्तृत रूप से पाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। समझ गए ना? इसका कोई ट्रिक नहीं है कि आपको बताया जाए कि हम ये सब कैसे याद करें। इसे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। समझ गए ना? इसे याद करना ही पड़ेगा। इसे याद किए बगैर आपका कुछ काम नहीं चल सकता है। ठीक है ना? इसे तो याद करना ही होगा, और चूंकि इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए तो भाई एकदम खास है, याद तो करना ही होगा। तो तीसरा नंबर आप लोग देख लिए। अच्छा, जैव पदार्थों के कमी के कारण यह मिट्टी जलोढ़ और काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होता है। यानी कि जलोढ़ और काली मिट्टी के मुकाबले यह कम उपजाऊ होता है, ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है ये वाला मिट्टी। समझ गए ना? इस मिट्टी में उर्वरक और सिंचाई की व्यवस्था करके, अगर उर्वरक यानी खाद और सिंचाई पानी का व्यवस्था करेंगे ना, तो चावल का भी खेती हो सकता है, ज्वार बाजरा का भी खेती हो सकता है, मकई का भी खेती हो सकता है, मूंगफली का भी हो सकता है, तंबाकू का हो सकता है, और फल का उत्पादन भी किया जा सकता है। लेकिन शर्त क्या है? खाद और पानी आपको बढ़िया से जुगाड़ करके रखना होगा। बिना खाद पानी का कुछ नहीं होगा। ये मिट्टी ना उर्वरा शक्ति इसमें बहुत कम होती है, इसलिए खाद और पानी का जरूरत आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। खाद और पानी आपको इसमें लाना ही होगा, देना ही होगा। ठीक है, यहां तक समझ गए? चलिए, अब प्यारे बच्चों, इस मिट्टी का चित्र आप लोग देख लीजिए। इसमें लौहांश का मात्रा होता है, इसलिए ना इसका रंग आपको एकदम लाल दिखाई पड़ेगा। देख रहे हैं ना, यह पीला होता है, ये लाल है। देख लीजिए लाल मिट्टी में किस तरीके से फसल उपजाया गया है, खाद के दम पर, पानी के दम पर इस तरीके से फसल उपजाया जाता है। देखिए किस तरीके से खेती किया जाता है इसमें। तो ये है लाल एवं पीली मिट्टी। ठीक है, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर हम झारखंड के स्टूडेंट हैं, और सर आप जब पढ़ाते हैं तब आप बिहार के बारे में ही बोलते हैं, कभी कभी झारखंड के बारे में भी बोल दीजिए सर।
झारखंड के बारे में क्या बोले, झारखंड तो बिहार का भाई ही है ना, बताइए। अरे बिहार झारखंड अलग है, बिहार यूपी अलग है, सब तो अपना बगल का ही इलाका है ना। तो झारखंड अलग नहीं है प्यारे बच्चों, झारखंड जो है ना वो अलग बिल्कुल भी नहीं है, बिहार का ही इलाका है, बिहार का सटा अपना भाई है, बिहार से ही तो झारखंड अलग हुआ है, या फिर हम बोले झारखंड से ही तो बिहार अलग हुआ है, समझ गए ना। लेकिन पहले बिहार था और बाद में जाकर के झारखंड बना, इसलिए हम ये बोलते हैं कि बिहार से झारखंड अलग हुआ है, ना कि झारखंड से बिहार अलग हुआ है। तो बिहार और झारखंड अपना जुड़वा भाई है, दोनों भाईचारा है। तो हम बिहार बोले या झारखंड बोले क्या फर्क पड़ता है, सिलेबस अगर सेम है तो आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसी पर एक सवाल भी हो जाए, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, जल्दी से ना आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। फटाफट से आप लोग कमेंट करके जरा एक बार बताइए, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। देखते हैं कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। बिहार से झारखंड प्यारे बच्चों कब अलग हुआ था, जल्दी से बता दीजिए। 2000 ईस्वी कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, 2000 ईस्वी कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं ना। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, 2000 ईस्वी को, बिल्कुल आपका सही जवाब है। 2000 ईस्वी को ही बिहार से झारखंड क्या हो गया था, अलग हो गया था। ठीक है ना, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 2000 ईस्वी को, याद रहेगा, ठीक है, कंप्लीट है। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ, 2000 ईस्वी को, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हो गया प्यारे बच्चों लाल और पीली मिट्टी। अब चलते हैं आगे, लेटेराइट मिट्टी, नाम तो आप लोग सुने ही होंगे लेटेराइट मिट्टी का, नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे लेटेराइट मिट्टी का। तो जरा ध्यान से देखिए, लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है। ये जो लेटेराइट मिट्टी का नाम रखा गया ना, लेटर शब्द से इसका नाम रखा गया, LATER, LETTER मत बोल दीजिएगा, वो लेटर मतलब चिट्ठी होता है। तो लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट, समझ गए। इस प्रकार के मिट्टी का विकास उच्च तापन एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि से भी अधिक भूमि पर है। इसमें ह्यूमस की मात्रा न के बराबर होती है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। यानी कि ये भी जो अपना मिट्टी है ना, इसमें भी प्यारे बच्चों ह्यूमस की मात्रा नहीं होता, यानी कह सकते हैं कि ये मिट्टी भी क्या होता है, उपजाऊ नहीं होता है, ठीक है, ये मिट्टी भी उपजाऊ नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि अधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। खाद एवं अन्य उर्वरक का प्रयोग अगर करेंगे तो इस मिट्टी में चाय, कॉफी या काजू की खेती किया जा सकता है। अगर इसमें हम लोग खाद पानी का व्यवस्था करेंगे इस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में, तो चाय, कॉफी या फिर काजू जो आप लोग खाते हैं पीते हैं, बड़ा महंगा प्रोडक्ट होता है, समझ गए ना, बड़ा महंगा प्रोडक्ट होता है। तो इसमें देखिए, इस मिट्टी में उर्वरा शक्ति नहीं है, लेकिन अगर खाद पानी बढ़िया से अगर मिल जाए तो चाय, कॉफी और काजू ही खेती किया जा सकता है। इस मिट्टी का विस्तार जो है वह मुख्य रूप से कर्नाटक में है, केरल में है, तमिलनाडु में, यानी कि साउथ वाला इलाका में ही ज्यादा है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, असम की पहाड़ियों में देखने के लिए मिलता है। यानी कि इन जगहों पर ना इसका ज्यादा खेती किया जाता है, ठीक है, इन सभी जगहों पर इनका खेती ज्यादा किया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो लेटेराइट मिट्टी के बारे में भी आप लोग को समझ में आ गया। लेटेराइट मिट्टी के बारे में भी आप लोग को समझ में आ गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब प्यारे बच्चों लेटेराइट मिट्टी का जरा एक बार चित्र आप लोग देख लीजिए, इस तरीके का होता है प्यारे बच्चों लेटेराइट मिट्टी। इसमें कंकड़ का मात्रा थोड़ा होता है, समझ गए ना, इस मिट्टी में ना थोड़ा कंकड़ का मात्रा होता है, इसलिए क्योंकि ये जो प्यारे बच्चों मिट्टी होता है ना, ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है, समझ गए, ये जो मिट्टी होता है ये पहाड़ी इलाका में ज्यादा होता है, इसलिए इसमें थोड़ा कंकड़ का मात्रा होता है। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे, जैसे देख लीजिए ना, ये यहाँ पर कंकड़ है, ये सब देख रहे हैं कंकड़ ढेर सारा है, ढेर सारा देख लीजिए कंकड़ है, ठीक है ना, ये सब देख लीजिए ढेर सारा, कितना सारा कंकड़ है। तो इसमें कंकड़ का मात्रा होता है, लेकिन इसमें चाय, कॉफी या फिर काजू का खेती किया जा सकता है। साउथ एरिया में मिलता है, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, ये सब जगह पर इसका मिट्टी आपको देखने के लिए मिलेगा।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर है मरुस्थलीय मृदा। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मरुस्थल में मिलता होगा। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इस प्रकार का जो मिट्टी है ना, ये मरुस्थल में प्यारे बच्चों ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार का जो मिट्टी है ये आपको मरुस्थल में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। अगर मरुस्थल की बात किया जाए तो मरुस्थल कहां में है? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, मरुस्थल कहां में है? एक बार सारे बच्चे ना कमेंट करके बताइए। राजस्थान सबसे पहले आपका सवाल आएगा, जवाब आएगा भाई कि राजस्थान में है सर। तो देखिए इस प्रकार की मिट्टी लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा और ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में विकसित होता है। यानी कि जहां पर वर्षा कम होता है, जहां पर उर्वरा शक्ति कम होता है। इस मिट्टी का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस और उर्वरक की मात्रा न के बराबर होती है। यानी कि यह मिट्टी बिल्कुल भी उपजाऊ नहीं होता है, बिल्कुल भी यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर खाद, उर्वरक एवं सिंचाई की व्यवस्था किया जाए तो इस मिट्टी में भी चाय, कहवा और काजू जैसी खेती किया जा सकता है। यानी कि इस मिट्टी में भी चाय, कॉफी और काजू जैसा खेती किया जा सकता है। और इस मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में है। इसके अलावा सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब के क्षेत्रों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सब प्यारे बच्चों आपको याद करना ही होगा। चार्ट बनाइएगा ना, जब चार्ट खुद से बनाइएगा ना तो आपको एकदम आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि लगभग 300-400 बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक नहीं किए हैं। प्यारे बच्चों एक बार क्लास को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। सारे बच्चे एक बार दबा करके क्लास को लाइक करिए तो जल्दी से। सारे बच्चे ना एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। सारे बच्चे एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। हो गया? हो गया ना? लाइक करिए जल्दी से। हो गया? वाह क्या बात है। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसका जो मरुस्थलीय मृदा होता है ना, इसका चित्र कुछ इस तरीके का होता है। इसमें ना देख रहे हैं कि कंटीला पदार्थ ही होता है। लेकिन एक बार जानते हैं, मरुस्थल बड़ा बेजोड़ चीज है जी, और खतरा भी उतना ही ज्यादा है। मरुस्थल में सांप जो पाया जाएगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि किधर बालू में छुपा हुआ सांप है। और बड़ा जहरीला जहरीला सांप ना ऐसे ही बालू में छुपा हुआ रहता है। और वहां पर ना कुछ नहीं होता है, पानी तो आपको मिलेगा ही नहीं। इस प्रकार का कंटीला कुछ पौधा होता है जो वहां पर देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार का कंटीला पौधा प्यारे बच्चों आपको देखने के लिए मिलेगा राजस्थान जैसे इलाकों में। और ये जो पौधा होता है यह बलुई क्षेत्रों में, इधर जो आप लोग एरिया देख रहे हैं ना, सब ये सब बलुई एरिया है, सब बालू वाला एरिया है। और इधर आप लोगों को ये सब मिट्टी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया अपना मरुस्थलीय मिट्टी। और अब जो सबसे अंतिम होता है यह होता है प्यारे बच्चों पर्वतीय मिट्टी। अब पर्वतीय मिट्टी है तो जाहिर सी बात है कि पर्वत वाला इलाका में मिलेगा। पर्वतीय मिट्टी है तो जाहिर सी बात है कि पर्वतीय इलाकों में मिलेगा। जो पर्वत वाला इलाका है उधर आपको ये सब मिट्टी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, पर्वतीय मिट्टी पर्वत वाला इलाका में मिलेगा। तो इस प्रकार की मृदा केवल पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में ही देखने के लिए मिलता है। प्रायः यह मिट्टी अम्लीय एवं ह्यूमस रहित होते हैं, यानी कि अम्लीय भी होता है और ह्यूमस रहित भी होता है। लेकिन नदी के आसपास एवं जलोढ़ पंखों में ये मिट्टी उपजाऊ होती है, जहां ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का उत्पादन किया जाता है। अगर ढलान पर जाइएगा या फिर बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का उत्पादन, अगर इस प्रकार का अगर नदी के बगल में एरिया है तो फिर वहां चावल का भी खेती होता है, आलू का भी खेती होता है, ठीक है ना। तो चावल और आलू या फिर फल का भी खेती किया जा सकता है वैसे जगहों पर। इन सभी जगहों पर जहां पर पहाड़ है, पहाड़ी मिट्टी है, लेकिन बगल में नदी है, तो चूंकि सिंचाई का एकदम व्यवस्था चाहिए तगड़ा। ह्यूमस मतलब होता है, आप लोग उर्वरा क्षमता से लगा लीजिए। उर्वरा शक्ति अगर ज्यादा है मतलब मिट्टी में ह्यूमस का मात्रा ज्यादा है। उर्वरा शक्ति कम है मतलब ह्यूमस का मात्रा कम है। समझ लीजिए, समझ गए ना। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, ह्यूमस मतलब वही होता है, ठीक है। ह्यूमस मतलब मिट्टी का उर्वरा शक्ति से आप तुलना कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों 6 प्रकार के मिट्टी होते हैं। 6 प्रकार के मिट्टी के बारे में हम आपको बता दिए, एकदम विस्तार से बता दिए। चलिए भाई फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 6 प्रकार के मिट्टी के बारे में। कौन कौन सा मिट्टी बताए? सबसे पहला तो हम आपको बता दिए जलोढ़ मिट्टी। प्यारे बच्चों सबसे पहला हम आपको क्या बताए? सबसे पहला हम आपको बताए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद जो दूसरा हम आपको बताए वो काली मिट्टी बताए। जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरा हम आपको क्या बताए?
काली मिट्टी बता दिए, दूसरा के बाद तीसरा हम आपको बता दिए। अच्छा हाँ, एक बात, इस प्रकार का ना चार्ट आप लोग जरूर बना करके रखिएगा। चार्ट एकदम हर हाल में आपका बना रहना चाहिए, क्योंकि चार्ट के माध्यम से ना आपको पढ़ने में अत्यंत मजा आएगा और याद भी जल्दी हो जाएगा। ये कौन वाला मिट्टी कहाँ पाया जाता है, ये तुरंत याद हो जाएगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों, लाल और पीली मिट्टी के बारे में हम आपको बताएं कि लाल मिट्टी किधर, पीली मिट्टी किधर पाया जाता है, ये सब हम आपको बता दिए। उसके अलावा चौथा बताए हम आपको लेटेराइट मिट्टी, ठीक है ना, लेटेराइट मिट्टी बताए। और उसके बाद पांचवा हम आपको बता दिए मरुस्थलीय मिट्टी। पांचवा क्या बताए, मरुस्थलीय मिट्टी बताए। और फिर छठा बता दिए क्या, पर्वतीय मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी भी जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी के बारे में प्यारे बच्चों हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ये 6 मिट्टी के बारे में आप लोगों को अगले क्लास तक याद हो जाएगा ना, बता दीजिए, ठीक है ना। खादर क्या होता है सर, एक बच्चे का कमेंट है। प्यारे बच्चों, खादर और बांगर दोनों के बारे में हम अगली क्लास में बताएंगे। अगला क्लास में ना टॉपिक पढ़ना है खादर और बांगर के बारे में, वहां पर हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। खादर और बांगर के बारे में अगली क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से बताइए, 6 मिट्टी वाला अगली क्लास तक आपको याद हो जाएगा। अगली क्लास में अगर हम पूछेंगे तो आपको याद रहेगा ना, बताइए। हाँ, याद हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए, याद हो जाएगा ना। हाँ सर, याद हो जाएगा, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, याद होना भी चाहिए, नहीं याद करिएगा तो फिर क्या करिएगा। कहवा मतलब कॉफी, कॉफी चाय के साथ कॉफी नहीं पीते हैं, वही उसी को ना कहवा लिखा जाता है। कॉफी को ही प्यारे बच्चों कहवा, ये क्या हुआ जी, कॉफी को ही क्या बोला जाता है, कहवा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बात हम आपको बताते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। भारत में कुल भूमि का मात्र 54% भूमि है जो कृषि करने लायक है। यानी कि 100% में 54% भूमि, बाकी 46% जमीन ऐसा है जिसमें पहाड़ है, पठार है या फिर उपजाऊ नहीं है। तो 46% भूमि ना उपजाऊ नहीं है, उधर खेती नहीं होता है। बाकी 54% भूमि में आपका कृषि किया जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि अच्छा भारत में इतना जमीन है, कितना प्रतिशत भूभाग पर खेती किया जाता है, तो आपको बताना है 54% पर। कितना पर, 54% भाग पर क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है, याद रहेगा। कुल भूमि का 54% भाग पर बच्चों कृषि कार्य किया जाता है, ध्यान रखिएगा। पंजाब और हरियाणा में अगर बात किया जाए तो पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का लगभग 80% भाग पर खेती किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि का लगभग 80% भाग पर खेती किया जाता है, ठीक है। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का लगभग 80% भाग पर खेती किया जाता है। पंजाब और हरियाणा में, चूंकि पंजाब और हरियाणा जो है ना वो खेती के मामले में सबसे ज्यादा है। चावल सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में उगेगा, गेहूं सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा में उगेगा। पंजाब हरियाणा के जो किसान है ना वो खेती को लेकर के एक्टिव होते हैं। हम लोग जैसे कार के दीवाने होते हैं ना, हमें ये कार चाहिए, फॉर्च्यूनर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पंजाब हरियाणा में चले जाइए, लोग ट्रैक्टर के दीवाने होते हैं। पंजाब और हरियाणा में जाइएगा, लोग ट्रैक्टर के दीवाने होते हैं। ट्रैक्टर को एकदम कलाकारी करके रखेंगे। जितना हम लोग कार को नहीं सजा करके रखते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा पंजाब में लोग ट्रैक्टर को सजा करके रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, समझ गए। तो वहां के लोग खेती के प्रति समर्पित होते हैं, खेती ज्यादा करते हैं, खेती के प्रति क्या होता है, समर्पित रहते हैं। इसलिए पंजाब और हरियाणा में कुल भूमि का लगभग 80% भाग पर खेती होता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश की बात किया जाए, मिजोरम की बात किया जाए, मणिपुर की बात किया जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात किया जाए, तो यहाँ 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होता है। इधर ना 10% से भी कम क्षेत्र में कृषि किया जाता है। पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कम से कम कुल क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन विस्तार होना चाहिए। इधर जो हम 54% आपको भूमि बताया ना, 54% में बाकी जो बच गया 46%, उसमें वन है प्यारे बच्चों, पर्वत है, पठार है। तो वन के बारे में अगर बात किया जाए कि कितना भूमि पर जंगल रहना चाहिए, वन रहना चाहिए ताकि एकदम पर्यावरण संतुलित रहे, तो ध्यान रखिएगा कुल क्षेत्र का 33% भूभाग, कुल क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन विस्तार होना चाहिए। कुल क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना अति आवश्यक है, तभी पर्यावरण संतुलन में रहेगा, अन्यथा पर्यावरण संतुलन में नहीं रहेगा। वन का विस्तार बढ़ाने के लिए 1952 में राष्ट्रीय वन नीति भी बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। वन का विस्तार बढ़ाने के लिए 1952 ईस्वी में एक नीति बनाया गया ताकि वन को बढ़ाया जाए, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय वन नीति। लेकिन आज भी मात्र 20% भूभाग पर ही क्या है, वन पाया जाता है,
ठीक है ना। यानी कि पर्यावरण संतुलन रखने के लिए कम से कम 33% क्या चाहिए, वन चाहिए, लेकिन मिल कितना प्रतिशत रहा है, मात्र प्यारे बच्चों 20% ही मिल रहा है। चाहिए 33%, मिल रहा है कितना, मात्र 20%। सोच करके देख लीजिए, चाहिए 33%, मिल रहा है कितना, 20%। कितना कम है, मतलब कि मिला जुला के ना, अगर मिनिमम अगर एवरेज बात किया जाए तो 13% वन अभी भी कम है। समझ गए। समझ में आ गया। यहां तक सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे यहां तक समझ गए हैं। तो प्यारे बच्चों आज यहीं तक रहने देते हैं। अब अगली क्लास में ना हम आपको मृदा अपरदन से पढ़ाना शुरू करेंगे। अगली क्लास से हम आपको मृदा अपरदन से पढ़ाना शुरू कर देंगे। मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव। और अगला क्लास में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास में आपका ये चैप्टर भी प्यारे बच्चों क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास में आपका ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, अगली क्लास में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आज हम यही तक रहने देते हैं। बाकी अगली क्लास यानी कि सोमवार के दिन प्यारे बच्चों आपका चैप्टर समाप्त होगा। सोमवार के दिन हम ढेर सारा होमवर्क भी आपसे लेंगे पीडीएफ के थ्रू, और वहां से आपसे हम पूछेंगे भी। तो बताइए कुल मिलाकर के आज जितना भी हम पढ़ाए वो सब कुछ आपको समझ में आ गया। कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों जितना भी हम आपको पढ़ाए वो क्या आपको समझ में आया, 100% समझ में आया होगा ना। समझने का तो कोई बात ही नहीं है। और जो आज हम बताए हैं ना याद करने के लिए कि कहां कहां कितना वन पाया जाता है, किस वन कितना भूमि है, कौन सा मिट्टी है, किस मिट्टी पर कौन सा फसल होता है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। और अब प्यारे बच्चों अगली क्लास में, अब अगला चूंकि कल तो संडे है तो कल छुट्टी रहेगा, और कल प्यारे बच्चों डाउट क्लास भी नहीं हो पाएगा क्योंकि कल हम जा रहे हैं अपने घर। ठीक है ना, कुछ जरूरी काम है जिसकी वजह से हमको घर निकलना पड़ रहा है। तो कल हम जा रहे हैं अपने घर, परसों सुबह में लौटेंगे। अब परसों सुबह का क्लास के अगर बारे में बात किया जाए, यानी कि सोमवार को जो क्लास सुबह में होगा, तो सोमवार का सुबह में जो क्लास होगा या नहीं होगा इसको हम व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करके बता देंगे। ठीक है ना, लेकिन परसों यानी सोमवार को शाम वाला क्लास 100% होगा, हर हाल में होगा, इसमें नो डाउट। ठीक है, तो सोमवार का क्लास सुबह वाला हो सकता है, मतलब कि जो एप्लीकेशन पर क्लास चलता था वो 50-50 चांस है, होगा भी या नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, बाकी शाम वाला क्लास जरूर होगा आपका, यानी कि कल सोमवार को हर हाल में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के इस क्लास को हम यहीं पर रहने देते हैं। लेकिन जाते जाते ना आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों आप लोग ना कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फिर से एक बार। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे के भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।